गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपना लेसन है वो 8th क्लास का लेसन नंबर 5 है, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड हफ्टर। रेबल का मतलब होता है विद्रोह करना, क्रांति करना। ये जो लेसन है ये 1857 की जो अपनी क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जो लोगों ने विद्रोह किया उसके बारे में, और 1857 की क्रांति के बारे में है। और जो दोनों बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे हैं वो दोनों के लिए ही लेसन रीड किया जाएगा। अब सबसे पहले है पॉलिसीज एंड द पीपल। पॉलिसीज होती है नीतियाँ, एंड द पीपल और लोग। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले जो अध्याय था उसमें आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के बारे में, एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन द डिफरेंट पीपल, और जो अलग अलग प्रकार के लोग थे भारत में उनके ऊपर अंग्रेजों की जो पॉलिसीज नीतियां थी उनके क्या प्रभाव पड़े। किंग, क्वीन, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, प्रिबल, सोल्जर्स वर ऑल इफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। राजा, रानी, किसान, जो भूमिपति होते थे लैंडलॉर्ड, ट्रिबल आदिवासी, सोल्जर सैनिक, वर ऑल इफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। सभी अलग अलग ढंग से प्रभावित हुए अंग्रेजों की नीतियों के कारण। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल्स रेजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट। आपने ये भी यू हैव ऑल्सो सीन, आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से लोगों ने रेजिस्ट विरोध किया नीतियों का और उसके खिलाफ, दैट हार्म देयर इंटरेस्ट, जो पॉलिसीज उनके हितों की अवहेलना करती थी या हार्म नुकसान पहुंचाती थी, और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट या उनकी भावनाओं के खिलाफ जाती थी। ऐसी नीतियों का लोगों ने किस प्रकार से विरोध किया। नवाब लूज देयर पावर्स। सबसे पहले था, हमने देखा कि जो नवाब थे जैसे कि बंगाल में या उत्तर प्रदेश में कई जगह नवाब हुआ करते थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी शक्ति को गंवाया। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य से ही नवाब एंड राजा हैड सीन देयर पावर इरोड। राजाओं को और नवाबों को अपनी शक्ति को कहीं न कहीं उनको समाप्त होते हुए या कम होते हुए देखा। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड हॉनर। उन्होंने निरंतर अपनी जो अथॉरिटी शक्ति थी और जो हॉनर था, सम्मान था, वो गंवाया। रेजिडेंट हैड बीन स्टेशंस इन मैनी कोर्ट्स। रेजिडेंट ए ब्रिटिश ऑफिसर, जो रेजिडेंट होता था ये एक ब्रिटिश अधिकारी होता था जो इन राजाओं के दरबार में रहता था। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस, जो इससे क्या हुआ कि जो शासक थे उनकी जो स्वतंत्रता थी वो कम हो गई। डियर आर्म फोर्सेस डिसअबेंडेड, जो उनकी सशस्त्र सेनाएं थी उनके ऊपर रोक लगा दी गई या उनको भंग कर दिया गया। एंड देयर रेवेन्यू एंड द टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस, और जो उनका भू राजस्व होता था रेवेन्यू, और जो उनकी टेरिटरी या क्षेत्र होते थे वो भी उनसे अलग अलग स्टेजेस, चरणों में छीन लिए गए। Many ruling families try to negotiate with the company to protect their interest. अनेक जो शासक परिवार थे उन्होंने लगातार नेगोशिएशन की, चर्चाएं की कंपनी के साथ ताकि वो अपने हितों की रक्षा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जैसे कि उदाहरण के लिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, वो कंपनी से चाहती थी कि कंपनी उसका अडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ पुत्र स्वीकार करे, उसके राज्य के, हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी के रूप में, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति की डेथ के बाद। अब जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी वो चाहती थी अंग्रेजों से कि उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसका जो गोद लिया हुआ पुत्र है
उसको कंपनी उसके राजगद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करे। नाना साहब द अडोप्टेड सन, पेशवा बाजीराव सेकंड, जो नाना साहब था पेशवा बाजीराव का गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र, प्लेडेड दैट ही गिवन हिज फादर्स पेंशंस व्हेन लेटर्स डाइड, उसने भी मांग की कि जो उसके पिता को अंग्रेजों की ओर से मिलने वाली पेंशन थी मृत्यु के बाद वो उसे प्राप्त हो। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न्स डाउन दीज प्लीज, जबकि जो कंपनी थी उसको अपनी सर्वोच्चता और सैनिक शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट विश्वास था, इसलिए उसने इन सभी प्रकार की जो मांगे थी लोगों की उसको नकार दिया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स, जो अवध था वो अंतिम अक्षेत्र था जिसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। अनेक्स का मतलब होता है मिलाना या विलय करना। इन 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over। 1801 में एक सब्सिडरी अलायंस जो एक सहायक संधि होती थी वो अवध के ऊपर इम्पोज लागू कर दी गई एंड इन 1856 और 1856 में इट वाज टेकन ओवर, और अवध जो था वो पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वाज बीइंग ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने घोषणा की कि द टेरिटरी वाज बीइंग मिस गवर्नर, कि जो अवध का क्षेत्र है इसके ऊपर सही ढंग से शासन नहीं चलाया जा रहा एंड द ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए ताकि सही ढंग से प्रशासन को संचालित किया जा सके इसलिए अंग्रेजी शासन की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो अवध था उसमें एक इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट होता था, तो अंग्रेजों ने वहाँ के नवाब के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो नवाब है वो सही ढंग से शासन नहीं चला रहा, वहाँ मिस गवर्नेंस है, इसलिए अंग्रेजों को अब आवश्यकता है कि वो डायरेक्ट अवध का जो शासन था वो अपने हाथों में ले। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। यहाँ तक कि जो कंपनी थी उसने योजना बनानी शुरू कर दी कि किस प्रकार से मुगलों का जो डायनेस्टी होता है वंश, उसका अंत किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। और ये सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि जो कंपनी के द्वारा मिंटेड का मतलब होता है ढालना, जो सिक्के ढाले जाते थे उनके ऊपर से मुगल शासक का जो नाम होता था वो हटा दिया। इन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of Red Fort and given another palace to Delhi to reside in। और इसके साथ ही 1849 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी था उसने ये घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो मुगलों का जो परिवार है उसको लाल किले से निकालकर दिल्ली के अंदर किसी और स्थान पर रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। मतलब जहां पर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर रहता था, अब उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि जैसे ही बहादुर शाह जफर की डेथ होगी तो जो उसका परिवार है उसको रेड फोर्ट लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और जगह उसको स्थान दिया जाएगा रहने के लिए। इन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट
would be recognized as king. They would just be called princes. अब 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर है वो अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद इसका कोई भी डिसेंडेंट उत्तराधिकारी वुड बी रिकॉग्नाइज एज किंग, उसकी पहचान एक राजा के रूप में नहीं होगी या बादशाह के रूप में नहीं होगी। दे वुड बी जस्ट कॉल्ड प्रिंसेस, उनको केवल राजकुमार के नाम से जाना जाएगा। द पीजेंट्स एंड द स्पोइज। पीजेंट होते हैं किसान, स्पोइज सैनिक या सिपाही। इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड द जमींदार resented the high taxes and resisted high taxes and the rigged methods of revenue collection। देश के अनेक भागों में जो किसान थे और जमींदार थे उन्होंने जो बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लिया जाता था और जो रिग्ड मेथड, एक कठोर जो तरीके थे ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, भूमि कर इकट्ठा करने के जो अंग्रेजों के कठोर तरीके होते थे, किसानों के साथ मारपीट करना, इन सारी चीज़ों का विरोध किया। मैनी फेल्स टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स। अनेक, क्योंकि अनेक जो किसान थे वो जो भी उन्होंने मनी लैंडर साहूकारों से लोन लिया था, ऋण लिया था, पैसे लिए थे, वो उसको चुकाने में असफल हुए। एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्स फॉर जनरेशन। और सामान्य तौर पर जो अनेक पीढ़ियों से उनके पास जो भूमि होती थी वो उन्होंने गंवा दी, क्योंकि वो जो मनी लेंडर से उन्होंने कर्ज लिया था वो उसको चुका नहीं पाए, इसलिए जो उनकी जो पैतृक भूमि होती थी उसको गंवा दिया। द इंडियन स्पोइज इन द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आल्सो हैड रीजन फॉर डिसकॉन्टेंट। जो कंपनी की सेना में भारतीय सिपाही थे उनकी भी डिसकॉन्टेंट का मतलब होता है एक प्रकार से हम कहें असंतोष। उनके असंतोष के भी अनेक कारण थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। सबसे पहला उनके असंतोष का कारण था भारतीय सिपाही जो सैनिक होते थे कि वो अपनी तनख्वाह से खुश नहीं थे जो अंग्रेजों के द्वारा उनको दी जाती थी। अलावेंसीज और जो पे भत्ते दिए जाते थे एंड कंडीशन ऑफ सर्विस और जो सेवा की शर्तें होती थी, इन सारी चीज़ों से भारतीय सैनिक खुश नहीं थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोरेवर्स वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ। और कुछ जो अंग्रेजों के द्वारा और अधिक नियम बनाए गए, अलग अलग नियम बनाए गए, इन नियमों ने कहीं न कहीं उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी और उनका जो विश्वास था, धर्म, बिलीफ, उसको हर्ट किया, वायलेंटेड किया उसको। उसका कहीं न कहीं जो नए नियम बनाए गए उससे उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी उनको हर्ट हुआ कहीं न कहीं जो सैनिक थे। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religious region and caste। क्या आप जानते हैं कि उन दिनों अनेक ऐसे लोग होते थे भारत में जो ये विश्वास करते थे कि यदि वो समुद्र पार की यात्रा करेंगे इससे क्या होगा, उनका जो धर्म है और उनकी जो जाति है वो उसको लूज कर देंगे, गवा बैठेंगे। उस समय लोग ऐसे विश्वास करते थे कि समुद्र की यात्रा करना पाप है और यदि कोई व्यक्ति समुद्र की यात्रा करता है, कहीं बाहर जाता है, तो इससे उसकी जाति और धर्म प्रभावित होता है। सो व्हेन इन 1824 द स्पोइज वर टोल्ड टू गो बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी। इसलिए जब 1824 में भारतीय सैनिकों को बर्मा जाने के लिए बोला गया समुद्र के मार्ग से, सी रूट से, टू फाइट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए लड़ने के लिए, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर। भारतीय सैनिकों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। दाउ दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड्स रूट। हालांकि वो
जो स्थल मार्ग होता है, लैंड रूट जो होता है, वहाँ से जाने के लिए तैयार थे। दे वर सेवरली पुनिश्ड and since the issue did not die down in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company army had to agree to serve overseas if required। और ये हालांकि अनेक जो सैनिक थे उनको आदेश न मानने के कारण उनको पुनिशमेंट दी गई, इनको दंडित किया गया, परंतु ये जो विषय था, ये जो इश्यू था, ये 1856 तक चलता रहा, जब तक कि कंपनी ने एक नया कानून बनाया। इसके अनुसार जो कोई भी कंपनी के लिए कार्य करेगा उसको कम से कम ये उसके लिए एग्रीमेंट जरूर था कि उसको ओवरसीज समुद्र की यात्राएं करनी पड़ सकती है, या समुद्र पार काम के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है, लड़ाई के लिए भेजा जा सकता है यदि अंग्रेजों को आवश्यकता पड़े। स्पोइज आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। जो सैनिक थे, जो भी देश के अंदर घटनाएं घटित हो रही थी उसके खिलाफ भी सैनिकों ने प्रतिक्रिया की। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिली लिविंग इन द विलेजेज। अधिकतर जो सैनिक थे वो किसान परिवारों से थे, जिनके परिवार कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। अब जो 1857 की क्रांति की थी उसमें सैनिकों का योगदान सबसे ज़्यादा था। अब सैनिक इसलिए भी नाराज थे क्योंकि गांव में ये जो अधिकतर सैनिक थे गांव से बिलोंग करते थे और गांव में इनके परिवार रहते थे और अधिकतर किसान परिवार थे। जब अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं जो सैनिक थे वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। स्पोय आल्सो रिएक्टेड सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग देम अमंग द स्पोइज। इसलिए जो किसानों का गुस्सा था, किसानों को लेकर जो समस्याएं थी, उससे जो सैनिकों के अंदर गुस्सा था वो बहुत जल्दी फैल गया। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म। रिफॉर्म होते हैं सुधार, सुधारों के प्रति प्रतिक्रिया। कि जो लगातार भारतीय जो जनता थी, चाहे वो लैंडलॉर्ड थे, पीजेंट थे, स्पोइज थे, ट्रेडर थे या ट्रिबल लोग थे, इनके अंदर जो डिसकॉन्टिनेंट हो रहा था, मतलब जो असंतोष फैलता जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं शांत करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्मेड। ये सॉरी वो नहीं था, ये इसमें है रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, सुधारों के प्रति प्रतिक्रिया। कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज में अनेक सुधार करने की कोशिश की। इससे जो भारतीय लोग थे उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट है, भावनाएं हैं, उनको हर्ट करने की अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्मेड। अंग्रेज ये विश्वास करते थे कि भारतीय समाज के अंदर सुधार लाने की आवश्यकता है। लॉ वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। सबसे पहले कानून पास किया गया सती प्रथा को रोकने के लिए। एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो। इसके साथ साथ जो विधवाओं का विवाह था उसको भी, विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया गया। अब जो सती प्रथा थी इसमें क्या होता था, यदि किसी लेडीज का हस्बैंड मर जाता था, उसका पति मर जाता था किसी लड़की का, तो उस लड़की को अपने पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था चिता के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी मतलब सोशल इविल सामाजिक बुराई थी। और इसके साथ साथ उस समय जो विडो होती थी, विधवाएं होती थी, वो क्योंकि दोबारा से विवाह नहीं कर सकती थी, उनका जो जीवन होता था वो भी बहुत ज़्यादा दुखों से भरा होता। इसलिए अंग्रेजों ने एक तो सती प्रथा जो सोशल इविल थी इसको समाप्त किया 1829 में, 1829 में। और इसी प्रकार जो विधवाओं को दोबारा से विवाह करने की अनुमति दी। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड।
इसके साथ साथ जो अंग्रेजी भाषा थी शिक्षा में, उसको भी निरंतर बढ़ावा दिया गया। आफ्टर 1830 के बाद कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमियंस एंड इवन ऑन लैंड्स एंड प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ 1830 में कंपनी ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, ईसाई धर्म प्रचारक, क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब होता है ईसाई धर्म प्रचारक, जो यूरोप से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से जो लोग आते थे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए। टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमियंस एंड इवन ऑन लैंड्स एंड प्रॉपर्टी। 1830 में क्रिश्चियन मिशनरियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने क्षेत्रों में कार्य करने के और अपने खुद की प्रॉपर्टी, भूमि खरीदने के भी अधिकार दे दिए गए। इन 1850 में ए न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में एक नया कानून पास किया गया जिससे जो लोग थे वो आसानी से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो सकते थे। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर आसानी से ईसाई बन सकता था, क्रिश्चियन बन सकता था। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ एनेस्टेटर्स। इस कानून के द्वारा कोई भी भारतीय व्यक्ति जो ईसाई धर्म को अपना लेता था, अब वो अपनी जो एनेस्टेटर होते हैं, पूर्वज, अपनी पूर्वजों की संपत्ति को आसानी से प्राप्त कर सकता था। पहले क्या होता था, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए वो हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई अंग्रेज बन जाता था, तो वो अपने पूर्वज जो होते थे, अपने दादा, परदादा, पिता, उनकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता था। लेकिन अब क्या था, नया जो कानून बना, इसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता था, चेंज कर लेता था अपना धर्म, तो वो आसानी से अब वो अपने पूर्वजों की संपत्ति के ऊपर दावा कर सकता था, वो प्राप्त कर सकता था। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट, अनेक भारतीयों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग दियर रिलीजन्स, कि जो अंग्रेज हैं वो उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं। दियर सोशल कस्टम, उनके सामाजिक कस्टम होते हैं, रीति रिवाज, प्रथाएं, एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और जो उनका परंपरागत जीवन है, एक धार्मिक जो जीवन वो जीते हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेज उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस। हालांकि कुछ ऐसे भारतीय भी थे जो उस समय स्थापित जो सामाजिक प्रैक्टिस थी उनको बदलना भी चाहते थे। जैसे कि राजा राम मोहन राय था, वो चाहता था कि समाज में सुधार हो, सती प्रथा बैन हो, विडो रिमैरिज, विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिले। तो कुछ लोग ऐसे भी थे भारतीय जो लोग चाहते थे कि जो परंपरागत जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन होना चाहिए। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट इन चैप्टर 7। आप इन जो सुधारक थे, रिफॉर्मर थे, इनके बारे में और जो सामाजिक सुधारों के बारे में मूवमेंट, आंदोलन चले, इनके बारे में अध्याय 7 में पढ़ोगे।